गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको चैप्टर 20 सजीवों में प्रजनन पढ़ाने वाली हूँ। प्रजनन किसे कहते हैं? अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। देखो यहाँ लिखा है, सजीवों में अपने समान जीव उत्पन्न करने की स्वाभाविक क्षमता को प्रजनन की प्रक्रिया कहते हैं। अब हम देखेंगे कि पौधों में प्रजनन कैसे होता है। ठीक है, उसमें क्या क्या प्रजनन अंग पाए जाते हैं। मैं एक फूल भी लेके आई हूँ, उसका प्रजनन अंग को जान ही रहे हो, ये मदार का फूल है। देखो किसी भी फूल में ये ये जो चीज़ होता है इसका ही मेन ये होता है। जैसे इसको क्या बोलते हैं, इसका जो कली होता है ना ऐसे पत्ता जैसे, उसको दल कहते हैं। और ये जो देखो अच्छे से ध्यान से देखना है ना, ये जो छोटे छोटे येलो कलर के दिख रहे हैं उसको पुंकेसर कहते हैं। और ये बीच में जो 5 ठो दिखता है ना ऐसे, बीच में जो 5 ठो ऐसे दिखता है उसको क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ग्रीन कलर का जो रहता है उसको बाह्य दल कहते हैं। यहाँ देख रहे हो एक फूल में कौन कौन से भाग होते हैं? बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। यहाँ पे स्त्री केसर नहीं बताया है, ये वाला है स्त्री केसर। ठीक है, यहाँ देखो अब स्त्री केसर में कौन कौन से भाग होते हैं। अगर पुंकेसर को हटा देंगे तो ठीक है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। ये जो नली होता है उसको वर्तिका। और यहाँ पे नीचे फूला हुआ भाग होता है, वो टूट गया है मेरे से, ठीक है, उसको बोलते हैं अंडाशय। तो ये स्त्री केसर के इतने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो किसी भी पौधे में प्रजनन अंग के रूप में पुंकेसर और स्त्री केसर पाए जाते हैं। ठीक है, अब जिस फूल में, ठीक, आप लोग कभी कभी कुम्हड़ा लौकी का फूल देखे हो, मखना का। ठीक है, एक ठो फल वाला फूल रहता है और एक सिंपल वाला फूल रहता है ना। सिंपल वाला फूल में वो फल फलता ही नहीं है और फल वाला फूल में फल फलता है कि नहीं। तो जिस पौधे में केवल पुंकेसर या स्त्री केसर पाया जाता है उसे एक लिंगी फूल कहते हैं। ठीक है, जिस फूल में केवल पुंकेसर अथवा स्त्री केसर पाया जाता है उसे एक लिंगी फूल कहते हैं। जैसे कि लौकी, कुम्हड़ा, मखना, ये सब में फूल 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक स्त्री फूल, एक पुल्लिंग फूल पाया जाता है। ठीक है, जिसमें फल जुड़ा होता है वो स्त्री फूल होता है, उसमें स्त्री केसर पाया जाता है। और जिस फूल में फल नहीं होता है वो पुल्लिंग फूल होता है और उसमें पुंकेसर पाया जाता है। ठीक है, और जिस फूल में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों एक साथ पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? द्विलिंगी पौधा। इसको द्विलिंगी फूल कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, अब देखो जो अलग अलग फूल वाले जो होते हैं उसमें फल कैसे फलता है। जब तक पुंकेसर स्त्री केसर तक नहीं पहुंचेगा तब तक फल बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? निषेचन की क्रिया होती है उनमें। ठीक है, उसमें क्या होता है? निषेचन की क्रिया होती है। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या होता है, जो अलग अलग फूल होते हैं ना उसमें भौरे, तितलियाँ बैठते हैं पुंकेसर में और आके इस वाले फूल में, स्त्री केसर वाले फूल में भी बैठते हैं। तो उनमें क्या होता है, जो यहाँ देखो जब पुंकेसर को ऐसा झड़ाया जाता है ना, ये वाला पुंकेसर को ऐसे झड़ाया जाता है तो उसको स्लाइड से देखने से ऐसे छोटे छोटे परागकण दिखाई देते हैं जिसमें पराग नाल उपस्थित होता है। इस नाल की सहायता से जो परागकण होते हैं वो वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं। वर्तिकाग्र से, वर्तिका से होते हुए कहाँ पहुंचते हैं? वो अंडाशय में पहुंचते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जहाँ नर जननिकाई और मादा जननिकाई का मेल होता है इस क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अब निषेचन होने के बाद, ठीक है, वो जो अंडाणु होता है उसको युग्मनज कहते हैं। यहाँ पे परागकण जो होते हैं, यहाँ पे वर्तिकाग्र वर्तिका की सहायता से यहाँ कहाँ पहुँच गए? अंडाशय में पहुँच गए। मतलब नर जनन इकाई और मादा जनन इकाई का यहाँ पे मेल हुआ अंडाशय में। अब इस क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अब ये जो निषेचित अंडाणु होता है उसको क्या कहते हैं? युग्मनज या जायगोट कहते हैं। ठीक है, अब जब युग्मनज क्या होता है? धीरे धीरे विकसित होता है। विकसित होकर किस में परिवर्तित होता है? भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है।
ठीक है। जैसे ही यहाँ पे नर जनन इकाई और मादा जनन इकाई का मेल होता है, वहाँ पे भ्रूण बनता है और यह भ्रूण विकसित होकर बीजांड बीज में बदल जाता है। ये जो बीजांड है ना, यहाँ पे बीजांड, ये जो धीरे धीरे है वो बड़ा होकर बीज में बदल जाता है और पूरा अंडाशय जो होता है, ये जो अंडाशय है वो बीज में फल में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आया? बीज से नए पौधे उत्पन्न होते हैं और नए पौधे उत्पन्न होने की इस विधि को लैंगिक प्रजनन कहते हैं। ठीक है। जिस प्रक्रिया में नर जनन इकाई और मादा जनन इकाई निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप नए जीव या पौधे को उत्पन्न करते हैं, इस विधि को लैंगिक प्रजनन कहते हैं। समझ में आया? लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन के लिए जरूरी है कि नर जनन इकाई और मादा जनन इकाई का मेल होकर निषेचन होने की क्रिया पूरी होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? अब है एक और जनन जिसमें नर जनन इकाई और मादा जनन इकाई होती ही नहीं है, फिर भी वो नए पौधे बन जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? पत्थर चट्टा बोलते हैं ना, जान रहे हो कि नहीं? इस यहाँ से ये जो पत्ती से है जड़ निकलना शुरू हो जाता है और इसी से नया पौधा बनना शुरू हो जाता है। यहाँ देख रहे हो शिशु पौधा और जड़ दिख रहा है। तो इस प्रकार ऐसा प्रजनन जिसमें प्रजनन अंग क्या क्या होते हैं? तना, पत्ती, जड़ होती है, उस विधि द्वारा होने वाले जनन की क्रिया को अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। यहाँ देखो ये गन्ना है, गन्ना में पर्व संधि पाए जाते हैं, यहाँ से जड़ निकलना शुरू हो जाता है। इसको काट के लगा दोगे तो नया पौधा बन जाता है। ठीक है। गुलाब का तना होता है, उसको ले जाओगे मिट्टी में डाल दोगे तो वो नया पौधा बन जाता है। ठीक है, समझ में आया? लहसुन में भी जड़ ऐसे डाल दोगे लहसुन प्याज में तो नए पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार वह प्रजनन जिसमें तना, पत्ती और जड़ प्रजनन अंग के रूप में कार्य करते हैं, उस जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन में नर तथा मादा इकाई होना जरूरी होता है और निषेचन होना जरूरी होता है। ठीक है। जंतुओं में प्रजनन मैं आपको अगले क्लास में पढ़ाऊंगी। ठीक है, इतना को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना घर में। ठीक।